हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 13 है मॉडल पेपर 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मॉडल पेपर 3 का क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ जो है समरूप है, क्या दोस्तों समरूप है, तथा बीसी 4 सेंटीमीटर किसमें, त्रिभुज एबीसी में, और ईएफ जो है आपका 5 सेंटीमीटर है किसमें दोस्तों, त्रिभुज डीईएफ में। ठीक है, तथा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है 80 सेंटीमीटर दे दिया है, तब पूछ रहा है कि डीईएफ का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका आंसर जो है फटाफट से निकालते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो लिखा हुआ है हम उसको लिख देते हैं। ठीक है ऑब्जेक्टिव ही, लेकिन आपको थोड़ा सा बना करके समझ लेना है कि कैसे बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए हम समरूप जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज एबीसी समरूप, ठीक है, त्रिभुज डीईएफ ऐसे करके लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों बीसी जो है आपका दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो ईएफ दिया हुआ है दूसरा का त्रिभुज का, वो दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक दिया है दोस्तों आपका त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया दोस्तों 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, क्षेत्रफल होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है अगला कि डीईएफ का क्षेत्रफल जो है क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या करते हैं, बनाने के लिए आपके लिए मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, डीईएफ का क्षेत्रफल को हमने x मान लिया है। ठीक है, अब दोस्तों करना क्या है आपको कि त्रिभुज एबीसी का जो है क्षेत्रफल और बटे कर देना है आपको त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है, डीईएफ का क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको देखिए त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल में बीसी आपका दिया हुआ है, कितना दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसा कीजिए आप यहाँ पे बीसी पहले लिख लीजिए। ठीक है, बीसी के स्क्वायर और बटा में लिख दीजिए त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल में जो है डीईएफ में ईएफ कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो यानी कि ईएफ का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों आपको क्या कर लेना है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है आपका दिया हुआ है देखिए 80 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे 80 सेंटीमीटर लिख लेंगे। और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल को मैंने क्या माना है, डीईएफ के क्षेत्रफल को हमने x माना है, बटा में x लिख देंगे। ठीक है, अब बराबर में देखिए बीसी जो है आपका कितना है 4 है, तो इसको कर देंगे 4 के स्क्वायर, और बटा में कर देंगे ईएफ कितना है दोस्तों 5 है, तो हम यहाँ कर देंगे 5 के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 80 बटा x हो जाएगा, और बराबर में 4 के स्क्वायर 16 और 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 16 में x से गुना हो जाएगा 16x, और 80 गुने 25 ही रखेंगे। ठीक है, ताकि आपको काटने में आसान होगा। यहाँ से x को बाहर निकालिएगा तो 80 गुने 25 हो जाएगा, और बटा में दोस्तों आपका गुना वाला भागा में आ जाएगा। अब यहाँ से कट जाएगा 16 पच्चे 80। ठीक है, तो x इक्वल टू आ जाएगा 25 पच्चे 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने निकाला क्या चीज दोस्तों, त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तो 125 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ऑप्शन में कहाँ है, यहाँ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ है 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी 150 है 200 है, ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करें दोस्तों, सिंपली आप निकाल लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर का क्वेश्चन नंबर 14 जो है आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे तो आप अगर डायरेक्ट देखेंगे तो एक वृत्त के खंड के दो कोण क्या होते हैं, तो वो समान होते हैं, बराबर होते हैं, कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसका आंसर बता सकते हैं कि समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसका आंसर सी जो है सही जवाब होगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वृत्त के एक खंड के दो कोण, तो जैसे दोस्तों हम यहाँ पर एक वृत्त बना लेते हैं, माना कि ये क्या है दोस्तों एक वृत्त है। ठीक है, और इसको पर जो है हम एक चाप खींच लेते हैं, क्या खींच लेते हैं दोस्तों, चाप, जिसका नाम जो है मैं ए और बी दे देता हूँ। ठीक है, और इस पर दोस्तों क्या कह रहा है कि दो कोण होते हैं। ठीक है, यानी एक खंड के जो है दो कोण होते हैं, क्या होते हैं, तो दोस्तों परिधि पर जो कोण बनता है इस तरीके से, मान लीजिए ऐसे करके एक कोण बना। ठीक है, और यहाँ से ऐसे करके ई एक कोण बना, यानी कि ए वाला कोण और ए वाला कोण, जिसका नाम जो है दोस्तों हम पी और क्यू दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीका से जो हमारा कोण बन रहा है परिधि पर, वो हमारा क्या होता है दोस्तों, सभी के सभी जो है बराबर ही बनता है। ठीक है, दो कोण बनाए, तीन कोण बनाए, चार कोण बनाए, जितने भी कोण जो है इस पे बनेंगे, ठीक है, परिधि पर जितने भी कोण बनेंगे वो सभी के सभी कोण दोस्तों समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, इसका तो हम इस तरीका से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं कोण ए पी बी, है ना, ए पी बी बराबर हो जाएंगे कोण किसका, कोण ए
क्यू बी का, ठीक है, ए क्यू बी का, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, थोड़ा सा समझना था फिगर में। बाकी आप जो है डायरेक्ट आंसर याद रखेंगे कि एक वृत्त के एक खंड के जो है दो कोण क्या होते हैं, तो दोस्तों बराबर होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो कोण बोलेगा, तीन कोण बोलेगा, चार कोण बोलेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या होगा, सभी के सभी समान ही होगा, बराबर ही होगा, ठीक है। तो मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर जो है समझ में आ गया होगा, ठीक। 15 जो है, तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन 15 कह रहा है कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका चार ऑप्शन दिया गया है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है शंकु के आधार की बात हो रहा है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं, जैसे कि आप इस तरीका से बनाते होंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, शंकु है, ठीक है। और इसका व्यास की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यास हो जाएगा, जो कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर, कहने का मतलब है कि यहाँ से जो है इसका हाइट है दोस्तों, वो है 12 सेंटीमीटर, कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो आपका व्यास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा दोस्तों, आर कितना हो जाएगा, तो इसका आधा हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पे निकाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हाइट है आपका 12 सेंटीमीटर, और जो आपका व्यास दिया है, व्यास डी जो दिया है आपका, ठीक है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और अगर हम त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/2 हो जाएगा। त्रिज्या क्या होता है दोस्तों, व्यास जो होता है व्यास के आधा होता है, ठीक है। त्रिज्या क्या होता है, व्यास के आधा, तो 2×5 = 10, यानी कि आर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, ठीक है। आर 5 आ गया, और यहाँ पर एच 12 दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है, शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 1/3 πr² h इन होता है, 1/3 πr²h, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 1/3 के 3 और पाई को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ऑप्शन में पाई सब जगह है ना। तो जब ऑप्शन में पाई सब जगह है तो आपको पाई को वैसे ही छोड़ देना है। अगर पाई नहीं होता तो हम यहाँ पे पाई का मान 22/7 लिख के काट देते, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, पाई को लाना है, ठीक है। तो पाई को ऐसे छोड़ देंगे। अब आर का मान जो हमारा 5 है, तो 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5×5 = 25 हो जाएगा, है ना। और एच पहले से कितना दिया हुआ है दोस्तों, 12 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 3 चौके जो है 12 कट जाएगा ना, 3 चौके 12 कट जाएगा। और यहाँ पे 5 के स्क्वायर 25, 25 में 1 से गुना 25 ही ना होगा, तब 5 के स्क्वायर 25, 25 में 4 से गुना 25 चौके 100 हो गया। अब पाई के पाई, और जो आयतन होता है क्यू होता है, तो सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 100 पाई सेंटीमीटर क्यू कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन ए में है 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन बी में है 300 पाई सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन सी में है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यानी कि आपको जो है ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना था, शंकु के आयतन को निकालना था। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कह क्या रहा है, पहले उसे हम पढ़ के समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों कि बिंदुओं -34 और 78 को मिलाने वाली रेखाखंड का जो है मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपसे निर्देशांक पूछ रहा है, ठीक है। तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए मैं फटाफट से आपको हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका जो बिंदु दिया है -3 और 4 दिया है, और यहाँ पर दोस्तों आपका एक दिया है 7 और 8 दिया है, ठीक है, इन्हें दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या कर लेना है, ये जो आपको बिंदु दिया है इसको x1 और इसको y1 मान लेनी है, ठीक है। और इस बिंदु को जो है x2 और इसको y2 मान लेनी है, समझ गए ना। इस तरीके से आपको मान लेना है, और उसके बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, निर्देशांक निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, आपका फॉर्मूला x1 + x2 और बट्टा में 2 कर देना है, ठीक है। फिर y1 + y2 और बटा में 2 कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या हो जाएंगे, यहाँ पे निर्देशांक निकल जाएंगे, ठीक है। तो x1 के जो मान है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, x1 के सामने क्या है, -3 है, और प्लस x2 जो है आपका 7 है, और बट्टा में दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। y1 का मान देख सकते हैं, y1 के सामने क्या है, 4 है, और y2 के सामने क्या है दोस्तों, 8 है, और बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको प्लस माइनस करना होगा, तो 7 में से 3 जाएगा तो प्लस में बचेगा 4, और बटा में 2 है, कट के आ जाएगा 2, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 8 4 हो जाएगा 12, बटा में 2, 2 6 12, ठीक है।
तो एक साइड देख सकते हैं 2 आया है और अगला साइड जो है 6 आया है। ठीक है, तो 2 और 6 दोस्तों कहाँ है, आप देखिए यहाँ 3 5 है, यहाँ 2 6 है, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करनी है दोस्तों, आपको निर्देशांक निकाल लेनी है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे, बना लेंगे कि सूत्र से जो है बहुलक परिकलित करने के लिए, ठीक है, सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका ऑप्शन ए में दिया है समान, ऑप्शन बी में है असमान, ऑप्शन सी में है काफी अधिक होना चाहिए, कि ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब बहुलक आपको परिकलित करना होगा तो वर्गों की जो है लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 10 हम लेते हैं तो 10 से 20 जो है हमारा ए वर्ग, ठीक है, और अगला जो आएगा दोस्तों आपका 20 से 30 आएगा। ठीक है, अगला फिर 30 से 40 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि हमारा वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, सूत्र से बहुलक जो है परिकलित कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से आपका आंसर जो है ये सही जवाब। यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है 27538 का माध्यक है ना, यानी कि माध्यक क्या होगा। तो दोस्तों जब ऐसे आपको क्वेश्चन दे दे और माध्यक निकालना हो तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, ये जो संख्या पहले हम उसे लिख लेते हैं। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन है हम यहाँ पे पहले उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में सजा लेना है। ठीक है, आरोही क्रम मतलब समझ रहे ना, छोटा से बड़ा की ओर बढ़ते जाना है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे छोटा जो संख्या पहले 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्तों 3 आएगा, उसके बाद क्या आएगा आपका 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 8 आएगा, यही ना आएगा। तो दोस्तों पहले इस तरीके से क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेना है, यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए बहुत ही सिंपल है, इनमें से क्या करना है दोस्तों, संख्या को बराबर करना है। देखिए बराबर किए 2 अंक, इधर से भी बराबर किए 2 अंक, तो बीच में क्या बचा 5। तो जो संख्या बीच में आती है वही आपका जो है माध्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों, माध्यक। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बीच में जो आया है संख्या दोनों तरफ से, वो क्या आया है 5 आया है, यानी कि दोस्तों इसमें 5 का आया है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपको 6 वो संख्या दे दे तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसी में हम मान लेते हैं 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 8 है और एक संख्या 9 दे दिया है, माना कि, ठीक है मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, अगर 6 वो संख्या दे दे तो आप कैसे पता करेंगे कि माध्यक कौन होगा, कौन सा होगा, है ना, उसके बीच में क्या आएगा। हमने तो यहाँ पर पता कर लिया कि दोनों तरफ से जो बराबर संख्या है वो तो भाई हो गया, और बाकी जो बीच में बचे वो हमारा माध्यक हो जाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे कंडीशन में आप बराबर कीजिए तो देखिए, तो यहाँ से भी 3 है, यहाँ से भी 3 है, बीच में कोई संख्या है नहीं ना है। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों क्या करना है कि इधर से जो लास्ट वाला संख्या है और इधर से जो लास्ट वाला संख्या है, ये दोनों को ऐड कर लेनी है। क्या कर लेनी है, ऐड कर लेनी है, और बटा में 2 से भाग दे देनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 7 और 5 12 हो जाएगा, बटा में 2 से भागा देंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसका जब माध्यक निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके दोस्तों क्या होता है, बनाया जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बाकी दोस्तों किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों एपी 11 है ना, यानी कि 11 15 19 डॉट 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 का कौन सा पद जो दोस्तों है 51 है। ठीक है, यानी कि इसमें कौन सा पद है, 9वां पद है, 10वां पद है, 11वां पद है या 12वां पद है, कौन सा पद जो है 51 है। ठीक है, तो दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपका एन दिया हुआ है दोस्तों 51 दिया हुआ है। ठीक है, एन कितना दिया हुआ है 51 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें दोस्तों प्रथम पद देखेंगे तो आपका ए जो है 11 है ना, 11, और उसके बाद दोस्तों डी निकालना होता है आपको। तो डी निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद में से हम पहला पद को घटाते हैं, तो वो हमारा क्या निकल जाता है दोस्तों, डी निकल जाता है। ठीक है, जब आप डी निकाल लिए तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला लगाना होगा ए एन बराबर। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इससे हमारा क्या निकल जाएगा कि कौन सा पद जो है 51 है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ए एन का जो मान है हमारा 51 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, और ए का मान दोस्तों हमारा क्या है 11 है ना, और प्लस में एन माइनस 1 जो है हमारा ऐसे ही रहेगा, और डी का मान कितना दोस्तों 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या होगा आपका, सबसे पहले दोस्तों 51 का 51 लिख लेंगे, 11 का 11 लिख लेंगे, और प्लस इसको पहले हम क्या करेंगे कोष्ठ हटाएंगे 4 के साथ गुना करके। ठीक है,
तो 4 में n से गुना हो जाएगा दोस्तों 4n, अब 4 में 1 से गुना हो जाएगा 4, ठीक है। अब दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी अचल संख्या है उसको एक साथ कर देना है, ठीक है। तो देखिए क्या करना होगा, इक्वल नहीं दीजिए इधर चलेगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना होगा, देखिए पहले 51 इक्वल टू 11 में से पहले 4 को आप घटा लीजिए, ठीक है। बराबर के जो दाहिना साइड है पहले उसको घटा लेते हैं, तो बचेगा आपका कितना 7 बचेगा, है ना। अब प्लस में 4n बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, इसको इधर ले आना है, ठीक है। 51 अब माइनस इधर ले आइए, हो जाएगा प्लस वाले बराबर की पड़ जाकर माइनस में हो जाएगा ना। अब बराबर में 4n के 4n रहेगा, ठीक है। अब यहाँ 51 में से 7 घटाइएगा तो कितना बचेगा, तो देखिए 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचेगा 4, ठीक है। 44 हो गया, अब बराबर में 4n, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, n को बाहर निकालेंगे तो बराबर वाला 44 और गुना वाला कहाँ चला जाएगा, भागा में चला जाएगा, ठीक है। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि nवा जो आ गया आपका 11वां पद आ गया। कौन सा पद आ गया दोस्तों, 11वां पद जो है आपका 51 है, ठीक है। तो 11वां पद इसमें कहाँ है, ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करनी थी, यहाँ पर निकालना था कि कौन सा पद जो है 51 होगा, तो 11वां पद दोस्तों 51 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर ले आना था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। बाकी दोस्तों आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो आपको समझ में आती है या नहीं आती है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि यदि एक शंकु और एक बेलन, ठीक है, एक शंकु है और एक बेलन है, ठीक है, जिसका व्यास और ऊंचाई समान है, क्या दोस्तों समान है यानी कि बराबर है, ठीक है। तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा से पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ठीक है, आपको करना होगा शंकु के आयतन जो होता है ना उसका फॉर्मूला आपको लिख लेना होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। शंकु का जो है आपको आयतन लिख लेना है और अनुपात दोस्तों हमेशा बटा में निकलता है, ठीक है। तो शंकु का आयतन और एक है दोस्तों आपका बेलन, क्या है बेलन, तो बेलन के आयतन लिख लेना है, ठीक है। ऐसे करके आपको क्या करना है दोस्तों, शंकु के आयतन को बेले के आयतन से भाग दे देंगे। कहने का मतलब हो गया, देखिए शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और बेलन के आयतन क्या होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है और बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर एच क्या हो जाएगा दोस्तों खत्म हो जाएगा, ठीक है। बटा में कुछ नहीं तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1, और ऊपर में दोस्तों है हमारा 1/3, ठीक है। जब भागा को ऊपर गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि 1 ही ना आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप करते हैं थोड़ा सा हिचे करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा 1 और बटा में 3 ही आएगा, ठीक है। और जब इसको अनुपात में लिखिएगा तो 1 ऊपर वाला पहले आएगा और बटा वाला जो है 3 वो बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो इसका अनुपात में जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 1/3 हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे है 1/3, ऑप्शन बी में है आपका, ठीक है। तो कुछ करना है बस शंकु के आयतन और बेलन के आयतन से भाग दे देनी है, बचेगा 1/3 और बटा में जो 1 है उसको क्या करना है ऊपर नीचे आप गुना कीजिएगा 1/1 तो वही आएगा, ठीक है। यानी 1 में 1 से गुना 1 ही आएगा और 3 में 1 से गुना 3 ही आएगा, तो 1/3 ही ना आया। तो 1/3 को अनुपात में लिखेंगे तो 1/3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों बस यही आपको बताना था कि जब समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा, तो 1/3 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी थी बनानी थी। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 21 है, ठीक है, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। मैं दोस्तों आज आपको इस वीडियो में इतना बेहतरीन ढंग से आपको समझाने वाला हूँ कि आपको जब एग्जाम में मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन तो आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आप सभी क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन को आप बता देंगे जब मैं आपको बताऊंगा और आप जब सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या है दोस्तों असंगत है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कैसी होगी बताना है, ठीक है। आपका ऑप्शन 4 दिया गया है। पहला है दोस्तों समांतर, दूसरा है सदैव संपाती, तीसरा है सदैव प्रतिच्छेदी और चौथा है प्रतिच्छेदी अथवा संपाती दोनों, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक ऐसा यहाँ पे पॉइंट जो है मैं नोट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए और ऐसे क्वेश्चन जो है किसी प्रकार के अगर पूछे तो आप उसे जरूर बता देंगे, ठीक है। तो मैं दोस्तों चलिए उसको लिख लेता हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स मैंने इस पॉइंट को जो है बोर्ड पे ऐड कर लिया है ताकि आपका समय कम लगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए कंडीशन क्या है, इसमें आपको क्या करना है
ये चीज को आपको दोस्तों याद कर लेना है। जब आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे तो आपको किसी प्रकार के ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहला क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। जब ऐसे हमारे क्या होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, तो उनका जो युग्म होता है दोस्तों संगत होता है, अद्वितीय यानी कि एक हल होता है, और प्रतिच्छेदी यानी कि अविरोधी होते हैं, ठीक है। और दोस्तों a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 यानी कि तीनों के तीनों इक्वल होंगे, बराबर होंगे, तो उसका जो युग्म होगा दोस्तों संगत होगा और अनेक हल होगा, और उसी को आश्रित बोलेंगे और संपाती बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका पॉइंट जो है किसमें आता है, a1/a2 b1/b2 c1/c2 यानी कि तीनों बराबर होंगे तब, ठीक है। उसके बाद दोस्तों a1/a2 जो है और एक इक्वल टू रहेगा और तीसरा जो है नॉट इक्वल टू रहेगा, ठीक है। तो ऐसे युग्म का जो है समांतर होते हैं यानी कि विरोधी जिसको बोलेंगे, कोई हल नहीं होता है और इसमें असंगत होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत है, क्या है दोस्तों, असंगत है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं जो है कैसी होगी, तो दोस्तों आपको बताना है कि समांतर होगी। कैसी होगी दोस्तों, समांतर, जो आपका ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है। तो इस पॉइंट को दोस्तों आप नोट कर लेंगे, बढ़िया से याद कर लेंगे, ठीक है। तो किसी प्रकार के ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप जरूर बता दीजिएगा, मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो दोस्तों ये पॉइंट को आपको नोट करना जरूरी है, आपको ये चीज को याद करना जरूरी है। इसमें से कोई एक क्वेश्चन जो है आपसे पूछ देगा तो आपको बताना है, ठीक है। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 के हल हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपका 4 गो ऑप्शन दिया गया है। आप दोस्तों इसको जो है हल निकालने के लिए ये ऑप्शन को भी इसमें क्या कर सकते हैं, आप रख के मान निकाल सकते हैं, और नहीं तो दोस्तों इसको समीकरण और इसको समीकरण बना के भी मान निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं दोस्तों आपको दोनों प्रोसेस जो है बताने वाला हूं, तो ठीक है। तो आप इस वीडियो में जो है लास्ट तक के बने रहिए और मैं सभी को आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहला काम क्या करना है आपको कि 2x प्लस 3y अब बराबर 11 को जो है समीकरण 1 मान लेनी है, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, समीकरण 1 मान लेना है। और दूसरा का जो है आपका 2x माइनस 4y बराबर -24 को समीकरण 2 मान लेनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना दोस्तों कि x वाला और y वाला में कौन बराबर है, ठीक है। अगर बराबर है तो ऊपर नीचे कटेगा, और नहीं बराबर है तो उसको बैलेंस किया जाता है, ठीक है, ऊपर नीचे गुना करके। तो वो कंडीशन जो है यहाँ पर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर चिन्ह को चेंज करना होगा, ठीक है। माइनस है तो प्लस में, माइनस है तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में, ठीक है। प्लस है तो क्या चिन्ह दोस्तों, माइनस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपका प्लस माइनस जो है कट जाएगा, 2x से 2x खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो a प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस क्या होगा दोस्तों, प्लस हो गया। और 4 में 3y जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी दोस्तों देखेंगे तो प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है, तो 24 में आपको 11 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 और 1 5 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका आ जाएगा टोटल 35, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों y को बाहर करेंगे तो 35 और बटा में क्या हो जाएगा 7, अब काटेंगे 7 बचे 35, तो y का मान आ जाएगा दोस्तों आपका 5, ठीक है। y का मान क्या आ गया दोस्तों, 5 आ गया। अब इस y के मान को क्या करना है, समीकरण में पुट करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, y का मान समीकरण 1 में या 2 में आप जिसमें रखिएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1 में रखने पर तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 11 लिख लेते हैं, और 2x का 2x रहने देते हैं, और 3 इंटू वाई का मान हमने जो निकाला है, कितना निकाला है 5, तो हम यहाँ पे 5 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों 2x प्लस हो जाएगा 5 दिया 15 और बराबर में 11, ठीक है। यहाँ से 2x को बाहर करेंगे तो बराबर वाला 11 है ना, और प्लस वाला उधर जाएगा दोस्तों तो हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो 2x बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर आप घटाएंगे 15 में से 11 तो बचेगा माइनस के 4 बचेगा, क्योंकि -15 है ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों x को जब आप बाहर करेंगे, x को बाहर करेंगे तो -4 हो जाएगा, बराबर को ऊपरी वाला, गुना वाला कहाँ चल जाएगा दोस्तों, भागा में, आप काटिएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो x का मान -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमको से पूछ रहा था हल, तो आप x का मान यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान जो है आप -2 लिखेंगे और y का मान 5 लिखेंगे, ठीक है। तो x और y का मान इसमें आप देखिए कहाँ है, x का मान -2 यहाँ है
और y का मान जो है 5 यहाँ है, ठीक है। यानी कि दोस्तों आपका जो है ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप इतना अगर हल करने से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये सभी जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसमें आपको क्या करना है, एक्स वाई के मान को रख के बराबर कर लेना है, ठीक है। अगर बराबर आ जाता है तो वो आपका जो है हल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर सपोज मान लेते हैं 2x प्लस 3y और बराबर के 11 दिया हुआ है। अगर हम इस समीकरण में जो हमारा आंसर आया है चौथा वाला, हम उसी को रख के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों x के मान -2, तो 2 इंटू -2 और प्लस 3 इंटू वाई के मान दोस्तों 5, ठीक है। अब बराबर में क्या लाना है, हमको 11 लाना है, ठीक है। तो देखते हैं आता है नहीं आता है। तो -4 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 5 3 15, ठीक है। बराबर में है 11, ठीक है। अब 15 में से अब 4 घटाएंगे तो बताइए क्या आएगा, 11 इक्वल टू 11 आएगा। तो हमें इससे साबित होता है कि अगर हम ए वाला हल को रखेंगे x के मान -2 और y के मान 5 को, तो हमारा यहाँ पर बराबर आ जाएगा, तो यानी कि वो उसका हल है, ठीक है। अगर आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा तो फटाक से हो सकता है, और अगर लगता है कि नहीं हम ऐसे जल्द निकाल लेंगे तो आप इस विधि से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों विधि मैंने आपको बता दिया। तो आपको दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है पढ़ते हैं और इसका हम हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण x प्लस 2y बराबर 9। क्या है दोस्तों, समीकरण जो है आपका समीकरण है x प्लस 2y बराबर के 9 है, ठीक है। तो बोल रहा है कि यदि x बराबर 5 है, x बराबर क्या है दोस्तों 5 है, कहने का मतलब हुआ कि x के जगह पर आपको क्या रखना है, 5 रखना है। तो y का मान जो है क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, x के जगह पर 5 रख देना है और 2y के 2y और 9 का 9, ठीक है। अब दोस्तों हमको y के मान पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2y को बाहर करेंगे, ठीक है। जब 2y को बाहर कीजिएगा तो बराबर वाला 9 लिखाएगा और जो इधर प्लस में है बराबर के ऊपर पटे जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों 2y बराबर क्या आ जाएगा, तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अब जब दोस्तों यहाँ से y को बाहर करेंगे तब बराबर वाला 2 और गुना वाला भागा में आ जाएगा, तो ये कट जाएगा 2 दूनी 4, तो y का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये यही बोल रहा था कि जब x का मान इतना है तो y का मान कितना होगा, ठीक है। तो x का मान क्या करना है, समीकरण में रख देना है, y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए तो y का मान यहाँ पे 2 आया है, तो 2 कहाँ है, ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान था, मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है, ठीक है। तो दोस्तों उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आपका 24 में दिया गया है कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, ठीक है। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। जो दोस्तों क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। और जिसका एक हल होता है, कितना हल होता है दोस्तों, एक हल होता है, संगत होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अविरोधी भी होता है। क्या होता है दोस्तों, अविरोधी भी होता है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था, तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए दोस्तों विरोधी नहीं होगा, ऑप्शन बी आश्रित ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी अविरोधी है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पर जो है a1/a2 और b1/b2 है ना, ये हमारा क्या है दोस्तों, प्रतिच्छेदी है और अविरोधी होते हैं, ठीक है। तो हमसे वही पूछा कि रैखिक समीकरण के लेख अगर एक बिंदु पर काटता है तो वो दोस्तों आपको प्रतिच्छेदी कहलाता है और वो अविरोधी होते हैं। क्या होते हैं, अविरोधी होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप दोस्तों वही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से क्वेश्चन जो है आपको फेर पलट के पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है मैंने ये चीज बताया था उसको आपको याद कर लेनी है, ठीक है। तो बाकी दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्वेश्चन हमारा क्या करे दोस्तों कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो, ठीक है। तो मैंने दोस्तों संपाती के लिए जो है पिछले वीडियो में आपको बताया था क्या होता है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है ना। यानी कि इसमें तीनों के तीनों क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होते हैं। तो मैंने बताया था संपाती के बारे में, बताया था ना। तो संपाती के मतलब क्या होता है दोस्तों, संपाती यानी कि अनेक हल। क्या दोस्तों, संपाती में क्या हो जाएगा आपका अनेक हल हो जाएगा, और अनेक हल को ही क्या बोलते हैं, अनगिनत बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों,
अनगिनत बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख समपाती हो, ठीक है, जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होगा दोस्तों, समपाती होगा, तब उनके हल होंगे, यानी कि कितने हल होंगे, एक हल होंगे, दो हल होंगे, तीन हल होंगे या अनगिनत हल होंगे। ठीक है, तो जब दोस्तों समपाती होता है उसका अनेक हल होता है, यानी कि अनगिनत हल होता है, तो ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया? तो ये दोस्तों आपको क्या करना है, ये चीज को याद जरूर करके रखना है, तब आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगी और आप अच्छे से टिक लगाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 है, ठीक है, तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। क्या है दोस्तों, अद्वितीय हल है। ठीक है, तो मैंने अद्वितीय हल के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो दोस्तों इसी पे क्या करना है, आपको यहाँ पर k का मान जो है निकाल लेना है, क्योंकि आप आंसर में देख सकते हैं सभी के जगह पर k है, यानी कि इसमें से हमको k का मान को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 3, इसको समीकरण 1 ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है आपका 3x प्लस ky बराबर 1। ठीक है, तो आप इसको समीकरण नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि इसमें आपको k का मान निकालना है और यहाँ पर अद्वितीय हल की बात हो रही है, यानी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इसमें कोई बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा प्रतिच्छेदी होता है। आप देख सकते हैं अगर इसको आप बराबर करना चाहेंगे तो नहीं होगा। देखिए यहाँ 1/3 है, यहाँ पे 2/k है, यहाँ पे 3/1 है, सब अलग अलग है ना, तो अलग अलग है, तो हमारा क्या है, प्रतिच्छेदी है। a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, इस पे क्या करना हमको बना लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए a1/a2 हम यहाँ पे 1/3 ले लेते हैं और नॉट इक्वल टू b1/b2 हम यहाँ पे 2 बटा माइनस में 2 और बटा में k ले लेते हैं। अब इसको हम हल करते हैं। ठीक है, तो k में 1 से अगर गुना कीजिएगा तो k होगा और नॉट इक्वल टू, ठीक है, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो माइनस में 6 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं k नॉट इक्वल टू माइनस में 6 आया है। ठीक है, तो देखिए तो k नॉट इक्वल टू माइनस 6 कहाँ है, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए में है k इक्वल टू माइनस 6 और k नॉट इक्वल टू माइनस 6 है। ठीक है, तो हमारा यहीं पर जो है ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज दोस्तों आपको ध्यान देना है, बीच में बराबर आप मत दे दीजिएगा। ठीक है, नहीं तो उसके अनुसार आपका आंसर ये हो जाएगा और गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या बोला था, अद्वितीय हल, यानी कि नॉट इक्वल टू बीच में होना जरूरी है, तभी जो है आपका आंसर सटीक आएंगे। ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से क्या करना है दोस्तों, आपको इसको निकाल लेना है। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 27 है, देखिए क्या कहता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्वितीय समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल्य बराबर हो तो पी का मान क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों जब मूल्य बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, डी वाला जो फॉर्मूला है हम उसको बैठा के क्या करेंगे, पी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका समीकरण दिया है हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें से दोस्तों सबसे पहले आप ए और बी और सी का जो है मान आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पर कुछ नहीं है, एक्स के साथ में तो 1 होगा, और बी का मान दोस्तों माइनस में पी है, और सी का जो मान है आपका 4 है। क्या दोस्तों, 4 है। ठीक है, तो पहले आप इस तरीके से क्या करेंगे, लिख लेंगे, उसके बाद आप डी जो है फॉर्मूला लगा लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बी के मान जो है माइनस पी है तो माइनस पी के स्क्वायर होगा। अब 4 इंटू ए का मान क्या है दोस्तों, 1 है, और सी का मान क्या है, 4 है, बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे माइनस पी के स्क्वायर कीजिएगा तो पी स्क्वायर होगा, और 4 गुने 4 कीजिएगा तो 16 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, आप पी स्क्वायर को बाहर करेंगे। ठीक है, तो माइनस वाला उधर चला जाएगा, 16 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, अब पी को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से बाहर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर जो है इधर आके क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। बताए थे ना, स्क्वायर जो है क्या चढ़ जाता है, बराबर के ऊपर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, तो पी बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस माइनस √4 का वर्गमूल, सॉरी √16 के वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 4 होता है। ठीक है, तो पी का मान क्या हो जाएगा, बराबर में प्लस माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पी का मान पूछा था तो प्लस माइनस 4 कहाँ है, ऑप्शन बी में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों क्या करना था, आपको निकाल लेना था। तो मैं उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गई हो।